नार्सिसिस्ट आपकी ज़िंदगी नर्क बना देता है। नार्सिसिस्ट अपने साथ रहने वालों की लाइफ इतनी टॉक्सिक बना देता है कि उसके घर में हमेशा हर वक्त एक अजीब से डर का माहौल बना रहता है। लेकिन वो अपना पैटर्न खुद समझ ही नहीं पाता है कि वो कर क्या रहा है। जब उसके पार्टनर उसको हमेशा बताते रहते हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो, ये जो तुम बिहेव कर रहे हो ये गलत है, लेकिन वो कभी उस चीज़ को एग्री नहीं करते हैं। अब आप परेशान हो जाते हो, लेकिन उसका बिहेवियर जो है बाहर बहुत नॉर्मल होता है, जिस वजह से बाहर वाले उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करने की वजह से उसे लगता है कि वो तो लोगों की हेल्प भी कर रहा है, लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, मेरे में ऐसी क्या कमी है, मैं तो घर में भी बहुत अच्छा रहता हूँ, अगर मैं बुरा रहता हूँ तो बाहर वाले मुझसे इतना बात ही क्यों करते हैं। तो ये जो चीज़ है नार्सिसिस्ट को अपने आप को परफेक्ट समझने के लिए भ्रम में रखती है। नार्सिसिस्ट को लगता है कि जब मैं बाहर वालों के लिए परफेक्ट हूँ तो मैं अपने ही घर में परफेक्ट क्यों नहीं माना जा रहा हूँ, मेरी गलतियाँ क्यों निकाली जा रही हैं। और हाँ, वो हमेशा आप ही को दोषी ठहराएगा कि उसकी लाइफ आपने ही खराब की है, आपने ही उसका सुख चैन छीना है, आपने ही उसकी लाइफ को टॉक्सिक बनाई है। उसकी नज़र में वो एक विक्टिम है और आप एक एब्यूज़र हो। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि नार्सिसिस्ट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो उस सारे गेम का हिस्सा है। मतलब उसने ही घर का माहौल ख़राब किया है, ये कभी एग्री नहीं करते हैं। वो हर बार एक ही चीज़ दोहराते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से हमारे घर का माहौल हमेशा ख़राब रहता है। आपको पता है ये सारी चीज़ें आप बहुत पहले से यानी शुरुआत से नोटिस कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के बहुत सारे साल वेस्ट हो जाने के बाद आपको आज पता चल रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ रह रहे हो वो एक टॉक्सिक पर्सन है, वो एक नार्सिसिस्ट है। लेकिन उसने तो अपने रेड फ्लैग स्टार्टिंग से ही दिखा दिए थे। वो कैसे? मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आपको फ्लैशबैक में ले चलती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट, नार्सिसिज्म और टॉक्सिक रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें शेयर करती रहती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमें स्टार्टिंग से ही क्लूज़ मिल रहे थे। हमारे अंदर की जो गट फीलिंग है, ये हमें पहले से ही बता रहे थे। हमारे इंट्यूशंस जो है, हमारे कानों में आके फुसफुसा रहे थे, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सोचिए। कुछ तो ऐसा हुआ होगा स्टार्टिंग में, थोड़ा आपको अजीब-सा लगा, लेकिन नहीं, आपको रुकना नहीं था, आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी नहीं थी। क्योंकि रिश्तेदारों के चक्कर में, कभी अपने घरवालों के चक्कर में आप कहीं न कहीं मैनिपुलेट हो जाते थे, आप उनकी बात को मान लेते थे। आप में से ऐसे कितने लोग होंगे कि जब तुम्हें अंदर से ऐसी फीलिंग भी आ रही थी, जब आप समझ भी रहे थे, कितने लोगों ने शादी से पहले जब अपने पार्टनर को मिले भी होंगे, तो वो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके उनका ट्रू नेचर जानने की कोशिश की होंगी। मैं कहती हूँ 0% किसी ने भी नहीं किया होगा। क्योंकि उसका ट्रू नेचर अगर आप जान लेते तो आप पहले ही शादी नहीं करते, आप मना कर देते। वैसे भी नार्सिसिस्ट लव बॉम्बिंग ही करता, तो भी आप धोखे में रहते। तो अब मैं नार्सिसिस्ट के उन रेड फ्लैग्स को डिकोड करने वाली हूँ जो स्टार्टिंग से आपको मिल तो रहे थे लेकिन आपने नोटिस नहीं किया था। तो आइए फिर देखते हैं। तो फर्स्ट है अपना फेक इम्प्रेशन जमाना। नार्सिसिस्ट जब आपको फर्स्ट टाइम मिलने आए या देखने आए आपके घर पे, तो उन्होंने आपको सोचने का मौका भी नहीं दिया होगा, आपको संभलने का मौका भी नहीं दिया होगा। इससे पहले कि आप सोचो, समझो, संभल जाओ, उसने आपके घर वालों पे इम्प्रेशन जमा लिया था। उसके इम्प्रेशन का असर आपके रिश्तेदारों पे भी पड़ गया था। आपके रिश्तेदार भी यही कह रहे थे, आपके घर वाले भी यही कह रहे थे कि इससे अच्छा पर्सन आपको लाइफ में कोई नहीं मिल सकता। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है अपना इम्प्रेशन जमाने में बहुत उस्ताद होते हैं। अब जब आपको ये फ़ील होने लगता है कि इतने कम समय में जब उसने दिल जीत लिया है आपके घर वालों का, आपके रिश्तेदारों का, तो फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ ला सकता है। ये आपके लिए राइट चॉइस हो सकती है। तो आप जो है इन्हीं चीज़ों के चक्कर में हाँ बोल देते हो।
उसने सिर्फ आप पे ही नहीं, आपके घर वाले और फिर आपके रिश्तेदारों पर भी इम्प्रेशन जमा लिया, सबको हिप्नोटाइज कर दिया। अपनी ऐसी ऐसी बातें बड़ा चढ़ाकर आपके सामने करते हैं कि सब लोग हिप्नोटाइज हो ही जाते हैं, सब उसकी बातों में आ ही जाते हैं। जनरली नार्सिसिस्ट जो है सेटल होने के बाद भी लेट से शादी करते हैं। तो आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि जैसे ही उसने एजुकेशन कंप्लीट किया, जब उसका जॉब शुरू हो गया है, अगर काफ़ी साल उसने शादी नहीं की, तो क्यों नहीं की? आपके सामने रेड फ्लैग्स थे, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया। तो इसने शादी न करने के पीछे कारण क्या था? इतने सालों से ये खाली क्यों बैठे थे? या फिर क्या रीज़न हो सकता है? कितने लोगों और इतने सालों से ये रिश्ते ही क्यों ढूँढ रहे हैं? ऐसा क्या क्वालिटी देखना चाहते हैं? और हाँ, अगर वो बहुत अच्छा वेल सेटल्ड पर्सन है और बहुत अच्छी जॉब करने वाला पर्सन है, तो फिर आपके घर में यदि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर लोअर मिडिल क्लास से, तो फिर वो आपको ही क्यों चुन रहे हैं? आप खुश हो जाते हो। लोग सोचते हैं रेपुटेशन की बात है कि हम इंजीनियर से शादी कर रहे हैं, हम डॉक्टर से शादी कर रहे हैं, जबकि वो ये नहीं देखते हैं कि खुद क्या है। उनको ये पता होना चाहिए कि जब वो खुद ऐसा कोई सेम टू सेम, जैसे कोई इंजीनियर को इंजीनियर मिल रहा है तो बात मानी जा सकती है, डॉक्टर को डॉक्टर मिल रहा है तो बात मानी जा सकती है। लेकिन अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर लॉयर, मतलब इस तरह के कोई अच्छे अच्छे पोस्ट वालों से कोई एक नॉर्मल से पर्सन जो उतना एजुकेटेड नहीं है, तो उन व्यक्ति की शादी ऐसे व्यक्ति से करा रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये पर्सन ने आपको क्यों चूज़ किया, क्या रीज़न होगा? तो इसके पीछे कोई सोचता नहीं है। जनरली हमारे इंडियन फैमिलीज़ की ऐसी सोच बनी हुई है कि आपकी बेटी यदि दिखने में खूबसूरत दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है, तो उसको इंजीनियर या डॉक्टर जैसा पति ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन यही तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आपकी बेटी को आपने फाइनेंशियली स्टेबल तो किया नहीं, लेकिन सपने क्या देख रहे हो कि आपकी बेटी की लाइफ में कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर या कोई ऐसे गवर्नमेंट जॉब करने वाला सीए, इस तरह के पोस्ट वाले कोई व्यक्ति आए और आपकी बेटी को ब्याह के लेके जाए। लेकिन आपने उसका बेस पक्का बनाया है क्या? ये भी सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा रहने के बावजूद भी सिर्फ खूबसूरती के बल पे कोई इतने बड़े पोस्ट वाले लोग आपकी बेटी को ब्याह के लेके जा रहे हैं, तो ये रेड फ्लैग आपको समझना पड़ेगा। इन फ्यूचर उसकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? क्योंकि वो एक हाउसवाइफ बन के ही रहेगी। बहुत कम लोग होते हैं, जो पर्सन टॉक्सिक नहीं है, वो सच में आपकी बेटी को आगे भी जॉब कराएँगे। लेकिन एक टॉक्सिक व्यक्ति, एक मजबूर और एक लाचार और एक थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से लाई हुई व्यक्ति को कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होने देते हैं और अपने घर में इस तरह बांध के रखते हैं कि वो सिर्फ किचन संभाले, बच्चे संभाले, इन-लॉज़ को संभाले। तो ये रेड फ्लैग है, आपको समझना होगा। आपने अपनी बेटी को क्या पढ़ाया और आप शादी किससे करा रहे हो? तो ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रेड फ्लैग आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी बेटी को सिक्योर करना चाहते हो, तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्योंकि नार्सिसिस्ट ऐसे ही पर्सन को चूज़ करते हैं कि जो मजबूर हो, जो फ्यूचर में उसकी बातों को ईज़िली मान ले। तो नार्सिसिस्ट की इन चीज़ों को आप डिकोड कर सकते हो कि यदि वो काफ़ी साल से नौकरी कर रहा था या फिर रिश्ते ढूँढ रहा था, तो इतने सालों में इसकी शादी क्यों नहीं हुई? क्यों आप तक ही उसकी तलाश खत्म हुई? इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगी कि जो वादे वो दिखा रहा है, जो सपने वो आपको दिखा रहा है, इसमें बुरी तरह से फँसने के बजाय आप उसके साथ थोड़ा वक़्त लेकर आप उसके साथ बात कीजिए, थोड़ा-सा उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मतलब थोड़ा मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर रिश्ता पक्का कर रहे हैं तो। अगर मिलते रहते हैं तो इन बातों को ज़रूर दोहराते रहिएगा कि फ्यूचर में आपको करना क्या है। अगर उसकी बातों में कहीं पे भी डाउट आता है, तो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि वहाँ पे उसने सबके सामने हाँ बोला था, लेकिन यहाँ पे उसकी बातों में सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, तो वहीं पे आप रुक जाइए, आगे वो रिश्ता मत बढ़ने दीजिएगा, वरना आपकी बेटी को खतरा हो सकता है। सेकंड रेड फ्लैग, झूठे वादे करना। अगर वो सामने से आपको ये भी कह रहे थे कि आपकी बेटी का एजुकेशन आगे हम पूरा करेंगे, आगे हम उसे जॉब कराएँगे, तो यहाँ पे आपको सोचने वाली बात ये है, कोई थर्ड पर्सन आपकी बेटी के लिए इतना खर्चा क्यों उठाना चाहता है? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपकी बेटी दिखने में खूबसूरत है? जी नहीं, आप मजबूर हो, आपका घराना ऐसा है कि आप सवाल नहीं करते हो और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ
हम्बल रहते हो, पोलाइट रहते हो, तो यही सारी चीज़ें देख के आपको परफेक्टली वो लोग ट्रैप में डालते हैं, आप समझ भी नहीं पाते हो। तो यहाँ पे रेड फ्लैग ये है, जिस बेटी को आप बचपन से पढ़ाते हुए आ रहे हो, वहाँ पे कोई शादी का रिश्ता लाके उसका सामने का जो भी एजुकेशन कंप्लीट कराने के वादे भी कर रहा है और उसे जॉब कराने का वादा भी कर रहे हैं, और ऊपर से ये भी वादा किया जा रहा है कि वो खुश रहेंगी हमारे घर में और बेटी की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब आपको समझना पड़ेगा कि इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? कोई आपकी बेटी के लिए इतना लकी कैसे हो सकता है? आप इसी झांसे में तो फँस जाते हो। आपको लगता है कि फ्री में निपट जा रहा है, मतलब एजुकेशन भी वही लोग कराने वाले हैं, जॉब भी वही लोग कराने वाले हैं। आप बड़े खुश हो जाते हो। आपने वो रेड फ्लैग को तो देखा ही नहीं। अगर ये लोग इन चीज़ों से मुकर जाते हैं, तब फिर बेटी का क्या होगा? उसके फ्यूचर का क्या होगा? तब तो वो गुलाम बन के ही उनके घर में कठपुतली बन के ही ज़िंदगी जीना पड़ेगा, अगर वो ये सब नहीं कराते हैं तो। इन रेड फ्लैग को तो किसी ने डिकोड किया ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? अगर वाली बात तो आपके दिमाग में आई ही नहीं। तो यहाँ पे जो रेड फ्लैग था उसने आपको गुमराह किया था, आपको झूठे वादे करके कि आपको आपका एजुकेशन कंप्लीट भी करा दिया जाएगा, आपको जॉब भी करने दिया जाएगा और आप जो है अपनी लाइफ में अपने हिसाब से कोई भी जॉब कर सकते हो और हमारे घर का माहौल आपकी बेटी के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा और आपकी बेटी को हम अपने घर की बहू नहीं बेटी मानेंगे। जब भी सामने से इतने मीठी-मीठी बातें करने वाले कोई आते हैं, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है, क्योंकि लोग जितना बोलते हैं, उसके अपोज़िट होते हैं। और हाँ, नार्सिसिस्ट जो है कहीं न कहीं अपने बारे में बहुत सी चीज़ें बताया था, लेकिन कभी उसने सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं पूछा था। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग था जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप अपनी बेटी को ऐसे घर में दे रहे हो, जो लोग सिर्फ़ आश्वासन के ज़रिए ही आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आपकी बेटी का फ्यूचर बहुत सिक्योर है उनके घर में। थर्ड है लव बॉम्बिंग। अब एम्पैथ को बचपन से ऐसी लाइफ़ कभी मिली ही नहीं, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने टॉक्सिक फैमिली में जी रहे थे। मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि एम्पैथ हो या नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक फैमिली तो दोनों की रहती है। बचपन से उसने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ही अपने आप को बड़ा किया है। तो यहाँ पे लव बॉम्बिंग एक नार्सिसिस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं एम्पैथ को, यानी कि अपने फ्यूचर पार्टनर को। तो स्टार्टिंग में उसने आपको टाइम दिया होगा और एनी टाइम आपको फ़ोन करके आप कैसे हो, क्या कर रहे हो या आपके बारे में कंसर्न दिखा रहा था, तो आप जो है इमोशनल हो जा रहे थे। आपको लगा कोई तो है हमें पूछने वाला, मतलब सामने वाला कितना केयरिंग नेचर का है। तो फिर आप यहाँ पे लव में पड़ जाते हो। आपको लगता है कि शायद ये मुझे पसंद करते हैं सच में, इसलिए मुझसे पूछा जा रहा है, मुझे वरना मेरे घरवाले भी इतना नहीं पूछते हैं, कोई नहीं पूछते हैं। और इसके बाद जब भी आपको सरप्राइज़ गिफ्ट दिए जाते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हो, आप बहुत खुश हो जाते हो, क्योंकि जब बचपन से आप बड़े हो रहे थे, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें कभी दिखी ही नहीं। किसी ने आपको सरप्राइज़ गिफ्ट दिया ही नहीं और किसी ने इतनी कदर कभी आपकी की ही नहीं। तो आप इतना इमोशनल हो जाते हो, एक बॉन्ड क्रिएट करने लगते हो नार्सिसिस्ट के साथ। तो नार्सिसिस्ट ये सारी चीज़ें नोटिस करते रहता है कि आपको शुरुआत से कौन-सी चीज़ें पसंद आ रही है, आप कौन-सी चीज़ों को लेके भावनाओं में बह जाते हो और किस चीज़ को इन फ्यूचर वो मैनिपुलेट करके आपको कंट्रोल कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि आपको जो पर्सन कभी ज़िंदगी में आपसे मुलाकात ही नहीं किया, लेकिन अचानक से रिश्ते की बात हो जाने के बाद 1-2 दिन में आपके साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, प्यार-मोहब्बत ऐसा नहीं होता है, प्यार-मोहब्बत को थोड़ा-सा समय लगता है। अट्रैक्शन को समय नहीं लगता है। अट्रैक्शन ऐसी चीज़ है कि आपने किसी को देखा, अट्रैक्शन हो गया, ये अलग बात है। लेकिन प्यार-मोहब्बत को होने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा-सा फीलिंग आती है, थोड़ा सोचना पड़ता है, सामने वाला कैसा है जानना पड़ता है, उसको लेके हमारे अंदर क्या फीलिंग्स है और हमको लेके उसके अंदर क्या फीलिंग्स है। इन चीज़ों को समय लगता है, लेकिन यहाँ पे हम अट्रैक्शन को ही प्यार समझ लेते हैं। सामने वाला हमें अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसकी ये जो फेक इमेज ये सब दिखा के, और आप अट्रैक्ट हो जाते हो उसकी तरफ। अब नार्सिसिस्ट आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है, अब आप उसको दिल दे बैठते हो। आपको लगता है कि आपका परफेक्ट सोलमेट मिल चुका है, लेकिन रुक जाइए,
नार्सिसिस्ट आगे आपको लाइफ में बहुत रुलाने वाला है, क्योंकि ये गलती आपकी भी है। आपने उसके ऊपरी दिखावे को ही प्यार समझ लिया। आपने कभी उसकी आंखों में वो प्यार का भाव या फिर वो जो उसके साथ रहते हो एक परफेक्ट बॉन्डिंग या अटैचमेंट वाली फीलिंग को नोटिस ही नहीं किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ रेड फ्लैग कैसे नोटिस कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट की आदत होती है, जब वो सामने वाले को अपनाना चाहता है तो पूरी तरह से उस पे हावी होता है और वो उसे अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। कहीं न कहीं वो आपको उस दरमियान ही रॉन्ग टच करना या फिर बैड टच करना, इस तरह का उन्होंने स्टार्ट कर दिया था होगा कि आपने नोटिस किया होगा कि ऐसी चीज़ें जो है मतलब थोड़ा-सा एब्नॉर्मल सा जो चीज़ आप नोटिस कर रहे थे, उस टाइम पे भी वो आपको नॉर्मल फ़ील करा दिया होगा कि ये सब तो कॉमनली किया ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम मेरे हो। मतलब आपकी शादी भी नहीं हुई थी, फिर भी वो कोशिश ये करते हैं कि आपके साथ ज़्यादा फ्रैंक होने की। आप इग्नोर करते हो, आप चीज़ें को मना भी करते हो, लेकिन सामने वाला जो है, जैसे ही आपने उन चीज़ों के लिए मना कर दिया, फिर वो आपको सज़ा देने के रूप में थोड़ा नाराज़गी दिखाएँगे, फिर आपसे दिन भर बात नहीं करेंगे। फिर आपको लगता है कि ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? मुझे कॉल जो हमेशा करता था, मुझे जो अटेंशन दिया जाता था, क्यों नहीं किया जा रहा है? कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? तो नार्सिसिस्ट की ये आदत स्टार्टिंग से ही होती है, सामने वाले को गिल्ट में डालना। तो यहाँ पे ये जो गिल्ट अभी स्टार्टिंग में डाल रहा है, ये चीज़ें फ्यूचर में भी करते हैं। तो ये जो शुरुआती रेड फ्लैग्स है, हम शुरुआत में ही इग्नोर कर देते हैं। हम कभी उन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं, डिकोड करते ही नहीं हैं कि नार्सिसिस्ट सिर्फ़ तुम पे हावी होना चाह रहा था। हम ये शुरुआती तौर पे ही अगर उसे डिकोड कर पाते, तो हमारी लाइफ ख़राब होने से हम काफ़ी हद तक बच सकते थे। और जब तुम उसकी बाउंड्रीज़ को याद दिलाते हो, उसके लिमिटेशंस को याद दिलाते हो, तो तुम पे वो एकदम से नाराज़ होके तुम्हें गिल्ट में डालता है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कोई भी पर्सन एक नॉर्मल पर्सन होता तो उसको समझ में आ जाता कि शायद ये तुम्हारी बाउंड्रीज़ है, तुमने कुछ लिमिटेशंस रखे हैं, तो वो उस तरह की लिमिट्स वो क्रॉस नहीं कर सकता। तो नार्सिसिस्ट यहाँ पे बाउंड्रीज़ क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि नार्सिसिस्ट दूसरों की बाउंड्रीज़ क्रॉस करने की कोशिश करते ही है। तो नार्सिसिस्ट का ये जो बाउंड्री क्रॉस करने वाला बिहेवियर है, जो शादी के बाद भी होता है, तो शादी के पहले से ही आपको थोड़ा ना थोड़ा क्लू मिल ही जाता है। लेकिन इस रेड फ्लैग को भी आपने इग्नोर कर दिया। आपने भले ही उस टाइम पे उसे नो बोल दिया, आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस करने नहीं दिया, लिमिटेशंस रखा, लेकिन इस रेड फ्लैग के होते हुए भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपके समझ में तो उसी वक़्त आ जाना चाहिए था कि ये बंदा आपके साथ इतना फ्रैंक होने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये कहीं रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि आप ऐसी फैमिली में जी रहे थे कि जहाँ पे आपकी टॉक्सिक फैमिली ने आपको ये नॉलेज कभी दिया ही नहीं। आप समाज में उतना हो सकता है कि कभी मिले नहीं, समाज में उठना-बैठना आपका था नहीं, तो सही-गलत की पहचान आपको थी नहीं। लेकिन वो आपको सज़ा के रूप में फिर आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो वो भी एक रेड फ्लैग था। फिर आपको ही ब्लेम में डाला जा रहा है, आपको ही गिल्ट में डाला जा रहा है कि आप जो है उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो इस तरह की बातें की जाती है। शायद आप उसको पसंद नहीं करते हो, आपको ब्लेम किया जाता है। तो कुछ चीज़ें जो है आपको स्टार्टिंग से थोड़ी-थोड़ी नोटिस करनी होती है, जो कोई नहीं करता है। ये रेड फ्लैग है। सो गाइज़, प्लीज़ बी अलर्ट एंड से बिग नो टू हिम, बिकॉज़ इट्स अ क्लियर साइन ऑफ अ रेड फ्लैग। कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। उसे डर होता है और वो दूसरों की बाउंड्रीज़ और दूसरों के लिमिटेशंस की कदर करते हैं और वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। फोर्थ है इंट्रोडक्शन। तो नार्सिसिस्ट की खासियत ये भी होती है, जैसे ही आपका रिश्ता जुड़ जाता है या फिर शादी की शुरुआत में, वो आपको ऐसे-ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिनका समाज में बहुत नाम है, इज़्ज़त है, जो पैसे वाले लोग हैं, ताकि आपके दिमाग में और आपके मन में उसको लेके रिस्पेक्ट आ जाए और आप ये सोचो कि उसकी इज़्ज़त कितनी ज़्यादा है, ताकि आप उसको लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील कर सको। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि वो पर्सन जो है सब बड़े-बड़े लोगों से मिला रहा है, सब अच्छे लोगों से मिला रहा है, लेकिन नॉर्मल लोगों से नहीं मिला रहा है। वो कहीं न कहीं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना अच्छा है या फिर उसकी पहचान कितने बड़े-बड़े लोगों में उठना-बैठना है। तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, यहाँ पे आपको क्लू नहीं मिल रहा था। बहुत से लोग ये चूक जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं,
ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमको कम से कम समझ में तो आ रहा है कि किन लोगों के साथ इनका उठना बैठना है। लेकिन ये भी एक रेड फ्लैग है, क्योंकि वो आपको इम्प्रेस कर रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन अपनी लाइफ को थोड़ा-सा प्राइवेट रखता है। उसे भी डर होता है कि शादी जो है अभी हुई नहीं है, आगे होने वाली है, लेकिन कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ गई, तो हमने पहले ही सब लोगों से इंट्रोड्यूस करा दिया, तो आगे चल के हमारी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें फिर दूसरा रिश्ता भी ढूँढना होगा। तो सब लोगों में अगर पहले से ही बता दिया, क्योंकि आजकल तो ऐसा ही होता है, कोई चीज़ हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ बहुत। मतलब हम जो सोच रहे हैं वो सच में वही होगा करके ज़रूरी तो नहीं है। तो नॉर्मल पर्सन को इस चीज़ का डर भी होता है। थोड़ा-सा वो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखते हैं। लेकिन हाँ, जब वो इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसमें आपको कहीं पे भी वो फेक इमेज नज़र नहीं आएँगी। नॉर्मल लोग भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन आपको नार्सिसिस्ट में सिर्फ़ ये देखने को मिलेगा कि वो चाह रहा है कि वो बहुत अच्छे बड़े-बड़े लोगों से ही मिला है और वहाँ पे आप इम्प्रेस हो जाओ। लेकिन नॉर्मल पर्सन जो है वो बहुत ही रियल ट्रू नेचर वाला होता है और उसकी बातों में कहीं भी आपको ऐसे फेक इमेज वाली बात नज़र नहीं आती है। आपको सब कुछ सच्चाई नज़र आने लगेगी। तो ये कंपेयर आप कर ही नहीं पाते हो, जिस वजह से आप यहाँ फँस जाते हो। क्योंकि नॉर्मल पर्सन में कहीं दिखावा नज़र नहीं आएगा आपको एज़ कम्पेयर टू नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट में आपको उस वक़्त भी दिखावा नज़र आ रहा था, लेकिन आप इग्नोर कर रहे थे। नॉर्मल पर्सन जो है पूरे दिल से, सच्चे मन से ये सब चीज़ें करते हैं, तब आपको वो चीज़ें जो है फेक नहीं लगती है। तो आपने तो खुद ही नहीं पहचाना कि वो नॉर्मल है या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है या फेक पर्सन हो सकता है। ये पैटर्न को तो आपने ही नहीं समझा था, तो यहाँ पे गलती आपने कर दी थी। 5th है इमोशनल ट्रैप। नार्सिसिस्ट कहीं न कहीं स्टार्टिंग में ही तुम्हें क्लू दे दिया था। वो आपको कह रहा था कि उसका घर पे ख़्याल नहीं रखा जाता है या फिर उसने लाइफ़ में बहुत से स्ट्रगल्स देखे हैं। उसका जो हर पॉइंट ऐसा था कि उसके तरफ तुम्हारी सिंपैथी बढ़ती ही जाती है, तुम इमोशनल होते जाते हो, क्योंकि एक एम्पैथ जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। सामने वाले की तकलीफ़ उससे देखी नहीं जाती है। अगर वो ये कह रहा है कि सुबह से मुझे किसी ने पूछा नहीं है, मैंने तो अभी तक खाना नहीं खाया है, जब तुम मेरी लाइफ में आ जाओगी तो तुम मेरा कितना ख़्याल रखोगी? कहीं न कहीं वो आपको जता रहा है कि आगे उसका ख़्याल तुम्हें रखना है। वो अभी से मेंटली प्रिपेयर कर रहा है और तुम इमोशनल हो जाते हो। उसने तो टैक्टफुली बात कर लिया, कहीं न कहीं वो इम्पोर्टेंस जता रहा है कि तुम्हारा उसकी लाइफ़ में कितना इम्पोर्टेंस है, कि तुम उसकी लाइफ़ में आओगे तो उसकी लाइफ़ पूरी बदल जाएगी। तुम उसका कितना ख़्याल रखोगे, कितना प्यार करोगे और उसकी लाइफ़ में जो भी अचीवमेंट होगा सिर्फ़ तुम्हारी वजह से होगा। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कोई भी पर्सन जो है इमोशनल हो जाता है और फिर उस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोचने भी लगता है और फिर वो एक फीलिंग आ जाती है, ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब यही मेरा पर्सन है, यही मेरा पार्टनर है। कहीं न कहीं उसने तुम्हें इमोशनल करने के लिए, तुम्हें अपने जाल में फँसाने के लिए वो अपना रोमांटिक गेम भी खेलते हैं। मतलब कुछ ऐसा सॉन्ग सुना देंगे जो कोई बहुत अच्छा प्यारा-सा रोमांटिक सा सॉन्ग है, किसी ऐसी मूवी का जो बहुत इमोशनल कर देने वाली मूवी है। तो वो सॉन्ग सुनने के बाद या फिर अपना फ़ेवरेट सॉन्ग ये है, ये बता के तुम्हें ये जताने की कोशिश करेंगे कि लव लाइफ में या रोमांटिक लाइफ में उसका कितना इंटरेस्ट है और आप उसके झांसे में आ भी जाते हो। तो ये चीज़ें भी होती है, कई बार तुम्हें कुछ ऐसा गाना भी सुना दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो लड़की बहुत याद आती है, एक ऐसा सॉन्ग था, मैं गा के भी नहीं सुनाऊँगी, ना यहाँ पे वो ऑडियो क्लिप रखूँगी क्योंकि वो कॉपीराइट लग जाता है। आपको याद आया होगा, 90s के लोग अच्छे से जानते हैं इस सॉन्ग को, वो लड़की बहुत याद आती है। तो इस टाइप के सॉन्ग्स मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, इस तरह की। या तो कोई लोग शायरी भी बोल देते हैं, कुछ शायरी लिखते हैं, कुछ पोएम लिखते हैं, मतलब इस तरह की हरकतें करते हैं ये लोग आपको अपने इमोशंस के ट्रैप में डालने के लिए। एक रोमांटिक वाला एक अपना साइड है, वो आपके सामने ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि हम ऐसे हैं, लेकिन रियलिटी में वो रोमांटिक नहीं होते। नार्सिसिस्ट को प्यार नहीं होता है, नार्सिसिस्ट प्यार कभी कर ही नहीं सकता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सामने वाले को प्रॉपर्टी समझता है, एक सप्लाई समझता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ समझता है और उसी तरह ट्रीट करते हैं ये लोग। जब तक सामने वाले से मतलब नहीं निकल रहा तब तक ही उन्हें मतलब होता है, अदरवाइज़ वो उसके लिए कुछ भी नहीं होते हैं। तो हम उसके लिए सप्लाई है, ये मत भूलिएगा, हम उसके लिए प्यार नहीं है। जब वो आपको इमोशनल कर रहा था, यहाँ पे आपने रेड फ्लैग कैसे नोटिस करना था आपको बताती हूँ। कहीं न कहीं वो
इतना इमोशनल कर देता है। फिर जब आप इमोशनल हो जाते हो, फिर उसके साथ बहुत फ्रैंक होने की मतलब फ्रैंकली बात करते हो, तो कहीं न कहीं वो क्लू दे ही देते हैं। मतलब कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, जो आपके घर में आप जिस फैमिली में रह रहे थे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कभी आपने की ही नहीं या फिर आपका कल्चर ही वैसा नहीं है। तो आपको उस टाइम पे भी रेड फ्लैग मिल रहा था, लेकिन आपने नोटिस भी नहीं किया कि वो कितना फ्रैंक होना चाह रहा है तुम्हारे साथ। तो ये भी एक रेड फ्लैग है कि कोई पर्सन तुम्हारे साथ इतना फ्रैंक कैसे हो सकता है। तुम्हें इमोशनल करके फिर तुम्हारे साथ धीरे धीरे फ्रैंक होने की कोशिश करना, फिर ऑब्जेक्शनेबल बातें करना, तुमसे कुछ इस तरह के सवाल करना जिसे तुम जवाब भी ना दे पाओ, तुम्हें हिचकिचाहट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें एक रेड फ्लैग को दर्शाती है। ये नॉर्मल बातें नहीं होती है, लेकिन तुम जो हो उस चीज़ को नोटिस ही नहीं कर पाते हो। अगर तुमने उस चीज़ को डिनाई भी कर दिया, लेकिन तुमने उस चीज़ को ज़ोर दे के कभी सोचा भी नहीं कि इसने मेरे साथ आखिर ऐसे बातें की ही क्यों। आपने समझा भी नहीं और उस चीज़ को बिना समझे ही उस रिश्ते में कंटिन्यू करने के लिए शादी भी कर लेते हो। तो ये रेड फ्लैग था, आपने उसको इग्नोर कर दिया था। सिक्स्थ एंड लास्ट रेड फ्लैग, नार्सिसिस्ट ने स्टार्टिंग में ही तुम्हें एक क्लू दे दिया था। वो मजाक मजाक में दूसरी लेडीज़ की बातें या दूसरी गर्ल्स की बातें करते थे, जो तुमने जब उस पर रिएक्ट किए थे तो वो उसे मजाक बोलकर टाल दिया था कि ऐसा मजाक भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इसमें क्या बुरी बात है, ये तो हर कोई ऐसा मजाक करते ही है। मैं तो ये तुम्हारा गुस्सा देखना चाहता था कि तुम गुस्से में कितनी प्यारी लगती हो, कितनी खूबसूरत लगती हो। फिर बातों को ये डाइवर्ट कर देते हैं। पहले तो ऑब्जेक्शनेबल बातें करेंगे दूसरे गर्ल्स या दूसरे लेडीज़ को लेके, फिर जब आप ओवर रिएक्ट करोगे तो फिर उसे उस चीज़ का बुरा भी लगेगा, फिर वो बात भी नहीं करेंगे, फिर यही बोलेंगे कि तुम तो हर चीज़ को ओवर रिएक्ट करते हो, इन चीज़ों को नॉर्मली लेना होता है, ये तुम्हारा गुस्सा देखना था या फिर तुम कैसे रिएक्ट करते हो। एक्चुअली वो तुम्हारे पेशेंस टेस्ट करते हैं कि तुम स्टार्टिंग से किन चीज़ों पे रिएक्ट कर सकते हो या कौन सी चीज़ें तुम नॉर्मली लेते हो या फिर नहीं लेते हो। तो ये हर हरकतें जो है तुम्हारे सामने आ रही थी, लेकिन तुमने उस चीज़ को बस यूं ही ऐसे जाने दिया। उस रेड फ्लैग को कभी पकड़ के उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके, देखो ओवर थिंकिंग करना इतना गलत नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी में आपके क्यों वाले सवाल उठते हैं। जब तुम्हें क्यों के जवाब मिल जाते हैं ना, तो तुम अलर्ट हो जाते हो। अलर्ट होना बहुत अच्छी बात है ना, इसलिए सोचना भी चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि तुम्हारी शादी उसके साथ होने वाली है और वो बात किसकी कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। या कभी कभी बोल देता है कि मेरा इसके साथ क्रश था, हमारा ऐसा अफेयर था, फिर उसको भी नॉर्मलाइज किया जाता है ये बोल के कि ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का सा था। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मलाइज की जाती है, तो ये भी एक रेड फ्लैग होता है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत कुछ होने वाला होता है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपकी भी स्टोरी इससे कुछ कुछ मेल खाती हुई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी भी शॉर्ट में मेंशन कीजिएगा, ताकि और लोग जब इसे रीड करते हैं तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, एक लाइक करके, एक हाइप करके ज़रूर जाइएगा, और इसी तरह आप मेरे वीडियो को प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।